योजना है और इससे आपकी पेंशन और भविष्य निधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका प्रोविडेंट फंड कटता है तो आपकी पेंशन की राशि की गणना किस फार्मूले के आधार पर की जाती है, ताकि आप खुद समझ सकें कि भविष्य में आपको कितनी पेंशन मिलने की उम्मीद है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल भारत लू पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई खबर सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को अपने सभी साथी कर्मचारियों दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों से लाभान्वित हो सकें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। क्या वाकई में प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों को भी हर महीने 9,000 की न्यूनतम पेंशन मिल सकेगी, और अगर हां तो इसकी मांग इतनी जोर शोर से क्यों उठाई जा रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को हर महीने महज 1,000 की न्यूनतम पेंशन मिलती है। लेकिन आज के दौर में जहां महंगाई आसमान छू रही है, वहां 1,000 की यह राशि जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसीलिए पेंशन भोगियों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही है कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 प्रतिमाह कर दिया जाए। साथ ही उनकी यह मांग है कि उन्हें महंगाई भत्ता और निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाए। इस मांग को लेकर हाल ही में एक बड़ी घटना सामने आई है। चेन्नई स्थित ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखकर यह मांग रखी है। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि महंगाई को देखते हुए पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन की राशि को 1,000 से बढ़ाकर 9,000 किया जाना चाहिए। इसके अलावा पेंशन भोगियों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी मुहैया कराई जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह मांग इतनी जरूरी क्यों हो गई है। दरअसल ईपीएस 95 के तहत देश भर में लगभग 80 लाख पेंशन भोगी हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने के बाद अब सेवानिवृत्त तो हो चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि 1,000 की पेंशन से उनका गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है, खासकर उनके लिए जिनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। ऐसे में अगर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 कर दिया जाता है तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। इस मुद्दे पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत का कहना है कि पेंशन भोगियों की यह मांग पूरी तरह से जायज है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन बजट में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद पेंशन भोगियों ने महाराष्ट्र के नासिक में ईपीएफओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया, जहां उन्होंने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर अपना आक्रोश जताया। लेकिन दोस्तों सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही नहीं बल्कि इस मांग को लेकर अब एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। देश के कई श्रमिक संगठनों ने न केवल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने बल्कि श्रम संहिता को खत्म करने और निजीकरण रोकने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। इस हड़ताल में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि यह मांग अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। अब बात करते हैं पेंशन की गणना के सूत्र की, क्योंकि बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि आखिर उनकी पेंशन की राशि तय कैसे की जाती है। दोस्तों ईपीएस योजना के तहत पेंशन की गणना का एक निश्चित सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार आपकी पेंशन की राशि की गणना करने के लिए आखिरी 60 महीनों के मूल वेतन का औसत निकाला जाता है। इसके बाद इस औसत को आपकी कुल सेवा अवधि से गुणा किया जाता है और फिर इसे 70 से विभाजित कर दिया जाता है। जो राशि निकल कर आती है वही आपकी मासिक पेंशन होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का आखिरी 60 महीनों का औसत मूल वेतन 15,000 है और उसकी कुल सेवावधि 30 वर्ष है तो उसकी पेंशन की गणना इस प्रकार होगी, 15,000 गुणा 30 बराबर 4,50,000। अब इसे 70 से भाग देने पर लगभग 6,431 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 कर दिया जाता है तो ऐसे कर्मचारी जिनकी पेंशन इस राशि से कम है उन्हें 9,000 की न्यूनतम पेंशन मिलने लगेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 9,000 की न्यूनतम पेंशन की मांग अब एक जरूरत बन चुकी है और ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सरकार इस ओर ध्यान देगी और पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करेगी। अब बारी है दूसरी बड़ी खबर की, जो ईपीएफओ द्वारा वेतन सीमा बढ़ाने की तैयारी से जुड़ी है। दोस्तों यह खबर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा असर करोड़ों कर्मचारियों की पेंशन और भविष्य निधि पर पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में ईपीएफओ की ओर से तय की गई वेतन सीमा 15,000 प्रतिमाह है। यह सीमा साल 2014 में 6,500 से बढ़ाकर 15,000 की गई थी, लेकिन अब लगभग 11 साल बाद इस सीमा को एक बार फिर से बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव पर अगले साल की शुरुआत में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वेतन सीमा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में देश में वेतन स्तर और महंगाई दर में काफी बदलाव आया है। बड़े शहरों में रहने की लागत काफी बढ़ चुकी है और ऐसे में 15,000 की वर्तमान सीमा अब पुरानी हो चुकी है। मजदूर संघ लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस के दायरे में आ सके। श्रम मंत्रालय की एक आंतरिक समिति के अनुसार वेतन सीमा में महज 1,000 की बढ़ोतरी से भी लगभग 1 करोड़ नए कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस के अनिवार्य लाभ के दायरे में आ जाएंगे। अगर सीमा को 25,000 तक बढ़ा दिया जाता है तो इससे और भी ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, खासकर उन कर्मचारियों को जिनका वेतन 15,000 से 25,000 के बीच है। वे स्वतः ही ईपीएफ और ईपीएस के दायरे में आ जाएंगे। इससे उनकी
अनिवार्य बचत बढ़ेगी और भविष्य में उन्हें ज्यादा पेंशन मिल सकेगी। इसके अलावा वेतन सीमा बढ़ने का एक और फायदा यह होगा कि कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ेगा। दरअसल ईपीएफ खाते में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से समान योगदान दिया जाता है। अगर वेतन सीमा बढ़ती है तो योगदान की राशि भी बढ़ेगी, जिससे खाते में जमा राशि पर अधिक ब्याज मिलेगा। इससे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की पूंजी मजबूत होगी और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं जिन कर्मचारियों का वेतन 25,000 से अधिक है उन पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि वर्तमान में 15,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में योगदान देना वैकल्पिक है, लेकिन नई सीमा लागू होने के बाद नियोक्ता चाहें तो इन कर्मचारियों के लिए भी ईपीएफ योगदान को अनिवार्य बना सके। इससे कर्मचारियों की बचत और पेंशन लाभ में और भी वृद्धि होगी। दोस्तों, वेतन सीमा बढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी विस्तृत हो जाएगा। औपचारिक क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी सुरक्षित वित्तीय योजनाओं से जुड़ पाएंगे, जिससे श्रम बाजार में स्थिरता आएगी। साथ ही भविष्य निधि प्रणाली मजबूत होगी, जो कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति की गारंटी सुनिश्चित करेगी। तो कुल मिलाकर ईपीएफओ द्वारा वेतन सीमा बढ़ाने की यह तैयारी एक सराहनीय कदम है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। हालांकि अभी यह प्रस्ताव चर्चा के स्टेज पर है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, अब तक हमने दो बहुत ही अहम मुद्दों पर चर्चा की है। पहला, प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 9,000 की न्यूनतम पेंशन की मांग, और दूसरा ईपीएफओ द्वारा वेतन सीमा बढ़ाने की तैयारी। लेकिन इन सबके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है, और वह है पेंशन की गणना का सही तरीका। बहुत से कर्मचारी यह नहीं जानते कि आखिर उनकी पेंशन की राशि की गणना कैसे की जाती है। इसीलिए आइए अब हम विस्तार से समझते हैं कि ईपीएस के तहत पेंशन की गणना किस फार्मूले के आधार पर की जाती है। दोस्तों, ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की गणना के लिए एक निश्चित फार्मूला तय किया गया है। इस फार्मूले के अनुसार पेंशन की राशि की गणना करने के लिए सबसे पहले कर्मचारी के आखिरी 60 महीनों के मूल वेतन का औसत निकाला जाता है। मूल वेतन में महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते शामिल नहीं होते। इसके बाद इस औसत वेतन को कर्मचारी की कुल सेवावधि से गुणा किया जाता है। सेवावधि यानी कर्मचारी ने कुल कितने साल तक नौकरी की है। अंत में इस गुणनफल को 70 से भाग दे दिया जाता है। इस तरह से जो राशि निकल कर आती है वही कर्मचारी की मासिक पेंशन होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का आखिरी 60 महीनों का औसत मूल वेतन 15,000 है और उसने कुल 35 साल तक नौकरी की है, तो उसकी पेंशन की गणना इस प्रकार होगी। 15,000 गुणा 35 बराबर 5,25,000। अब इसे 70 से भाग देने पर लगभग 7,550 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर इस कर्मचारी की पेंशन की गणना के बाद राशि 9,000 से कम आती है और अगर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 कर दिया जाता है तो उसे 9,000 की न्यूनतम पेंशन मिलने लगेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर हां तो अभी चैनल भारत लूप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण खबर के साथ। नमस्कार।